कश्मीर और चनाब वादी के बालाई इलाकों में यानी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला। बारिश और बर्फबारी से सबसे ज्यादा राहत किसानों को मिली है और इसकी वजह से वादी में पीने के पानी का बहरान पैदा हुआ था। चश्मे, झील और नाले सूखने लगे थे और करीब करीब संगीन सूरत हाल देखने को मिल रही थी। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार भी जान जी लगा करके जुटी हुई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस बहरान से निपटने के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं। बता दें कि साल के इब्तदाई 1.5 माह में जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में मामूल से बेहद कम बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मामूल से तकरीबन 80% कम बारिश हुई है। ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर, बागबानी, हार्टिकल्चर इससे बुरी तरीके से मुतासिर है। और ये भी बता दें कि सयाहत के बाद यही दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर इस तवील खुश्क साली से निजात पाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में दुआएं और प्रार्थनाएं चल रही थी और ऊपर वाले ने भी उनकी पुकार सुन ली। श्रीनगर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1.2, गांधरबल में 3.0, बडगाम में 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि साउथ कश्मीर के अनंतनाग में 3.0, पहलगाम, कांजीगुंड और पहलगाम में 2.0, शोपियां में 5.0 और कुलगाम जिले में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो बारामूला में 6.0 और बांडीपोरा में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बालाई इलाकों में सबसे ज्यादा 7.5 मिलीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ साथ चुनाव में तीनों जिलों में आज सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चलता रहा। महकमा मौसमियात ने फरवरी के आखिर हफ्ते में और मार्च के शुरुआती दिनों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमे की लगातार कोशिशें रही है कि इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन ये कुदरती है। मौसम की तब्दीली ज़राअत, बागबानी और सयाहत के लिए कितनी मुफीद है। मौसम विभाग की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में होने वाली बारिश और बर्फबारी क्या ज़मीन और नदी नालों को सैराब करने के लिए काफ़ी होंगी और क्या इससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे साथ होंगे और टूरिज्म सेक्टर के माहिरीन भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे आज मौजूदा जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की और से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस तरीके से खुश्क साली हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये साल बड़ी दिक्कतों का साल हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने सुना और कुछ बारिशें हुई और कुछ अगले कुछ दिनों में तो थोड़ा फर्क तो पड़ सकती है, लेकिन उसको मद्देनजर रखे उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इसको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझ के जिस तरीके से आज ट्वीट किया और कहा कि मैं जल शक्ति ऑफिसर्स के साथ और मिनिस्टर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग लूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो तभी पता चलेगा जब वो मीटिंग लेंगे, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीजें हार्वेस्टिंग की देखनी है। हमें देखना है कि हम किस तरीके से पानी को स्टोर कर सकते हैं या किस तरीके से हम जो वाटर टैंकर्स है इस साल में किस तरीके से उसको कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, उसमें और कोई दो राय नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी को लेकर के जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आज ही बर्फबारी और बारिश ने लंबे वक्त से चले आ रहे सूखे का एक रिकॉर्ड जरूर तोड़ा है। इससे आने वाली दिनों में नदियों और नालों में पानी का बहाव बढ़ेगा। अगर मौजूदा मौसम मॉडल सही रहता है तो जम्मू कश्मीर में 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच और भी ज्यादा बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों के अंदर देखा गया, वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर लगभग मॉडरेट रेनफॉल हुआ है और अभी भी करंटली जो है बारिशें हो रही है जम्मू डिवीजन के अंदर। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी जो है हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हुई है। तो इंटरमिटेंटली आज रहेगा मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब ही रहेगा पूरा दिन भर और टुवर्ड्स लेट इवनिंग या रात के दौरान जो है मौसम में फिर से बेहतरी के चांसेस हैं। फिर कमिंग डेज में खासकर 26, 27, 28 के आसपास एक स्पेल के चांसेस हैं फिर से, और ये स्पेल जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिखा रहा है जो अर्ली ट्रेंड्स हैं खासकर अलग अलग मॉडल्स के। और वहीं जोजिला पास पर हुई ताजा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर ले हाईवे को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है। फिलहाल गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगी हुई है। यहां से कोई भी गाड़ी अभी फिलहाल नहीं जा सकती जब तक मौसम की सूरत हाल और सड़क की बेहतरी नहीं हो जाती। तो ये वो सारी चीजें हैं, अपडेट हैं जो हमने जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें, लेकिन
کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے ایک دن کی کار فرمائی ہے؟ شاید ایکسپرٹس اس کے بارے میں زیادہ بتا پائیں گے. اور کیا جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، ندی نالوں تالاب اور موسمی جو آلودگیاں ہیں، یا پھر عالمی طور پہ جس چیز کا بحران جموں کشمیر میں سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی کہ جنت نظیر جموں کشمیر، شاید ویسا نہ رہے، تو اس اجڑتے چمن کو کیا بچایا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوں گے اور کس طریقے سے قدم اٹھانا ہوگا سرکار، ایڈمنسٹریشن اور ہم اور آپ یعنی کہ عام لوگ؟ پروفیسر اشفاق عابد صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چیف سائنٹسٹ اینڈ ہیڈ ہیں کرشی وگیان کیندر کے. سرتاج احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے. روف ٹرمبو صاحب ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو کہ ایڈونچر اینڈ ٹورزم ایکسپرٹ ہیں اور کشمیر کو باریکیوں سے جانتے ہیں. سیدھا آپ کی طرف آئیں گے جناب پروفیسر اشفاق عابد صاحب. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، میں چاہوں گا کہ جموں کشمیر کی بدلتی صورتحال، یا پھر اگر میں لفظ ضائع نہ کروں تو اجڑتے ہوئے اس چمن کو کے بارے میں آپ کے الفاظ. دیکھیے کہ جیسا ہم سب کو پتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے جسے لوگ نکارتے تھے تو وہ آج ریئلٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور یہ ایک چیلنج ہے سائنٹسٹ کے لیے بھی اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی. یہ سال ہمارے لیے بہت چیلنجنگ سال ہے، کیونکہ اس سال ہم نے دیکھا ونٹر جو ہمارا سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں بہت کم جو ہے سنو فال ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایریٹک رین فال پچھلے مارچ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے وقت جو ہے بارشیں ہو رہی ہے، جس سے ہمیں جو ہے فلڈ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے زراعت کے لیے جو مناسب جو پانی ہے وہ مناسب وقت پہ دستیاب نہیں ہوتا ہے. لیکن یونیورسٹی کی طرف سے کشمیر جو ہے اس کے لیے انہوں نے ہمارے وائس چانسلر، ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن کی قیادت میں we are developing a core crisis management plan for this drought, اور اس کے لیے ہم ہمارے سائنسدان لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایک آلٹرنیٹو جو کراپس ہے وہ ایڈوائز کریں کہ کون سی کراپس آپ کو لگانے پڑیں گے ان کیس آف سیویئر ڈراؤٹ. اور اگر اوپر والے کا کرم ہوا، کچھ بارشیں ہو گئی، تو اس کے لیے بھی کیا پلان ہمارا رہے گا. اس کے لیے پلان اے، بی اور سی یونیورسٹی تیار کر رہی ہے، اور جو میڈیم ٹرم لانگ ٹرم میجرز کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پالیسی لیول پہ ہو یا ٹیکنیکل اور ایڈوائزری لیول پہ ہو. کشمیر کے سائنسدان پورے لگے ہوئے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، جتنے بھی ہمارے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ریوائزڈ کنٹیجنسی پلان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا جو ایکسٹینشن نیٹ ورک ہے وہ اس پلان کو گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کرے. اور گورنمنٹ کے لیے بھی آلٹرنیٹو جو ہمارے پاس ایز پر سائنٹیفک ایڈوائزریز ہوں گے کہ کون سے آلٹرنیٹ کراپس ہمیں لگانے پڑیں گے، اس کے لیے کتنی سیڈ ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور کون کون سے امیجیٹ میجرز ہم کریں گے اسٹینڈنگ کراپس کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم ایک پلان بنا رہے ہیں، اور ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ پلان ہم گورنمنٹ کو اور ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اس کرائسس سچویشن میں نکلنے کا راستہ بن جائے. بالکل جناب سرتاج احمد شاہ صاحب، کیا خدا کے کرم کے بھروسے ہی جنت نظیر جموں کشمیر کا اسٹیٹس برقرار رہے گا، یا پھر یہ چیزیں عام لوگوں کی کار فرمائیاں بھی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک وادی کشمیر کا تعلق ہے، یہاں کوئی پیرینیل سورس آف واٹر جو ہے وہ سارا گلیشیئر ڈیپینڈنٹ ہے. جتنی پریسپیٹیشن ہو جائے گی ان دا فارم آف سنو ڈیورنگ ونٹر منتھس، چاہے دسمبر ہو، جنوری ہو، فیبروری ہو، وہی پگھل کے ہمارے پھر ندی نالوں میں بہہ کے پوری وادی کو سپلائی کرتا ہے واٹر. سو فار ایز دا گراؤنڈ واٹر از کنسرنڈ، یہاں زیادہ تر وہ ٹیپ ابھی ہوا نہیں ہے. تو اب چونکہ اس سال پریسپیٹیشن بہت کم ہو گئی ہے، چاہے وہ جنوری کا مہینہ تھا یا فروری کا مہینہ تھا، 80% اباؤٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے پریسپیٹیشن. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا جو سال ہوگا، یہ اس میں اگر وقت پر بارشیں نہیں ہوئی تو بہت چانسز ہیں کہ ڈراؤٹ ہو جائے گا. اینڈ وی آر ان mood, rather we have prepared our plan
for the contingency. ठीक है सरदार साहब, ऐसा क्या होगा- ये जो मैपिंग की बात कही आपने ग्राउंड वाटर के लिए, क्या जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात कभी आए ही नहीं, या फिर कहीं ना कहीं कोताहियां हैं? बिल्कुल आज तक इतना जरूरत भी नहीं पड़ा। तो हमारा जो सरफेस वाटर था दैट वाज अबंडेंट। जहां जहां हमें जरूरत थी वो इरिगेशन की, वहां तो हमारा सरफेस वाटर ही वाज सफिशिएंट। लेकिन अब देखना पड़ेगा जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। हालांकि कहीं कहीं तो उसका जो यूज हुआ है ग्राउंड वाटर का, लेकिन जो लेवल है वो बहुत कम है। अब आने वाले सालों में ये जरूरत पड़ेगा ग्राउंड वाटर, अगर सिचुएशन इसी टाइप की रही तो। ठीक है, तो इन तमाम तर चीज़ों में देखना काफ़ी खास होगा और इसकी बारीकियां भी समझेंगे। रऊफ ट्रम्बो साहब, मैं चाहूंगा चूंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि अलग अलग कोने में आपने तमाम तर बारीकियां देखी है, जम्मू कश्मीर की बारीकियां आपसे समझेंगे, क्योंकि तारीख के झरोकों से और वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बदलाव को आपने देखा है। फिलहाल जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, या वाकई इसमें वाकई डरने वाली बात है, या खौफ की कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद हम बेहतर कर सकते हैं? आमिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपकी चैनल का भी, क्योंकि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। जी। जहाँ पर ये मौजू आपने छेड़ा है, बहुत ही अच्छा एक मौजू है हमारे लिए। न सिर्फ चूँकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, लेकिन उससे बाहर भी मैं एक ऐसे खत्े में रहता हूँ जो पहाड़ी खता है। और जहाँ तक पहाड़ों का सवाल है, यहाँ की जो अपनी इसकी डिमांड्स हैं यहाँ के लोगों की, वो है नेचर। और नेचर इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है यहाँ की रहन सहन में, यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब जबकि मैं यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर तो और भी एक्सपर्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर से हैं, तो वो तो ज़्यादा इसके बारे में बारीक भी नहीं उनके पास होगी, इसका असरअंदाज कितना होगा एग्रीकल्चर पे और दूसरी चीज़ों पे। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, देखिए जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़, ये जो माउंटेन्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज वाटर टावर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 65 से 70% जो लोग रहते हैं उनको पानी का जो फराहम होता है पानी, वो उनको इन्हीं पहाड़ों से होता है, अपने जीने के लिए, पीने के लिए भी, और फिर एग्रीकल्चर नीड्स के लिए भी। तो अगर यही मुतासिर हुए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में कैसी हालत होगी अगर जो पिछले कई सालों से हम वेदर पैटर्न्स चेंज होते हुए देख रहे हैं। अब इसमें इंसान का आपने कुछ बार यहाँ पर जिक्र किया, अल्लाह मेहरबान की, अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से ही हम ये दुनिया कायम है, और हम हमारे लिए, इंसान के लिए हर एक चीज़ अपने तरीके से जुड़ी हुई है जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब एक इंसान ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे और फिडल करे और टेम्परिंग करे उन चीज़ों के साथ जिसको अल्लाह मियाँ ने एक तवाज़ुन बख्शा है इंसान की बहबूदी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, और हमें कहाँ जाना है, किस सिमत में हम जा रहे हैं, हम कितनी तबाही ला रहे हैं अपने ही ऊपर। और ये मेरे ख्याल में एक कड़ी है उसकी तरफ जो अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, वेदर पैटर्न बहुत ही चेंज हो रहे हैं, बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं। और चूँकि मैं यहाँ पर टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से, और मेरा जो फील्ड है वो एडवेंचर है, और एडवेंचर का जो अमल दखल है वो पहाड़ों का ही ज़्यादा होता है, नदी नालों के साथ, झील झरनों के साथ और स्नो के साथ। अभी जो हमारा यहाँ पर कश्मीर का जो टूरिज्म है ये बिल वास्ता डायरेक्ट इन्वॉल्व है यहाँ के मौसमों के साथ। जैसे अभी विंटर हमारा चल रहा है, और विंटर इस बार बर्फ़ की कमी की वजह से बहुत ही हमारा टूरिज्म मुतासिर हुआ, तकरीबन 40 से 50% ये जनवरी से अभी तक जो हमारे 2 महीने निकल गए उससे मुतासिर हुआ, क्योंकि एडिकेट हमारे पास स्नो कंडीशंस नहीं थी जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं। और दूसरा जो है इसका खेलों के साथ भी डायरेक्ट वास्ता है हमारी स्नो का, और स्नो की कमी की वजह से जो बर्फ़ की कमी रही इसमें भी बहुत सी कैंसलेशन हुई है। और हाल ही में हम कल से हमारा एक और सबसे बड़ा एक इवेंट होने जा रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से,
वो भी हमें डेफर करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, बिकॉज स्नो की कमी थी उसमें। तो ये स्नो की कमी जहां तक सवाल है, ये हमें देखना है ये क्यों ऐसा हो रहा है पिछले कई सालों से इसमें। बिल्कुल, इसी हवाले से प्रोफेसर इशफाक आबिद साहब आपसे समझेंगे, जैसे आप रिसर्च की बात कर रहे थे, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी रिसर्च हुई है जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, और इसका आउटपुट या रिजल्ट क्या कुछ रहा है, अब तक क्या कुछ इस पे काम हो पाया? हाँ, यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया है। हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस है जो इस पे बहुत काम कर रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जो वेदर एब्रेशंस पे हुए हैं, और रिसेंटली हमने एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है गवर्नमेंट को सबमिट ऑलरेडी किया है 2024 में। क्योंकि जैसा कि रूफ साहब बता रहे थे या हमारे सरताज साहब बता रहे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये धीरे धीरे हो रहा है, और जो वार्निंग सिग्नल्स है वो हमें धीरे धीरे आ रही है। लेकिन क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज जो है उसके बहुत सारे वजूहात हैं, उन वजूहात पे को हमें पहले टटोलना है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है जो पिछले 20-30 साल में बहुत रिड्यूस हो गया। दिस इज वन ऑफ द मेजर जो है वजह है कि जो यहाँ जो इमीडिएटली इतना जो है चेंज ऑफ क्लाइमेट हो रहा है। तो इरेटिक वेदर कंडीशन जो है, क्योंकि अब हमें इसको झेलने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे स्ट्रेटजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आप बात करें कि क्या क्या हमें जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसको हमें कैसे चैनलाइज करना है, जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसको हमें कैसे रिप्लेनिश करना है, हमें नए कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जिससे हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम बचा सके। और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात अगर हम करें तो हमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर्स, लाइव स्टॉक में जो हमारे चैलेंजेस है इस वजह से, बिकॉज ऑफ ड्राउट और एक्सट्रीम हीट वेव्स जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे हमने अनंतनाग और कुलगाम में जनवरी में हीट वेव्स का जो है वो असर देखा कि कैसे स्नो विदिन 1-2 डेज ही पिघल गया। इसी तरह जो हमारा मेन समर सीजन है जिसमें हमारा जो मेन क्रॉप्स लगे हुए होते हैं, चाहे वो खरीफ के हो या रबी के हो, उसमें अलग अलग चैलेंजेस है। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स करने की जरूरत है, जिससे एक तो हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर भी उससे फायदा ले सके, और जो हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर्स है उस पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट न हो सके। तो अभी फिलहाल जो कुछ चीजें बदली गई हैं, खास तौर पे हमने देखा कि जो क्रॉप जिस पर्टिकुलर एरिया में होते थे किसान उससे मूव कर स्विच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है। क्या वक्त की जरूरत है या फिर ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, और क्या ये बेहतर है? देखिए, ये जो क्रॉप पैटर्न जो चेंज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जो हमारे एरियाज है जिनमें हम एक टाइप ऑफ क्रॉप लगाते थे प्लेन एरियाज में, राइट, जो क्लाइमेट चेंज वो अब आगे बढ़ रहा है, जैसे वो वहां पे दूसरा क्रॉप उसकी जगह ले रहा है, बिकॉज जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, जो वह हर एक क्रॉप की अलग अलग होती है। जैसे हमारा राइस है, यहाँ पे हम लगभग 1,30,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पे हम राइस जो है हमारा मेन क्रॉप है। उससे मुंसलिक जो है फिर हमारा ऑयल सीड है, यानी कि जो हमारे ऑयल सीड्स है और फॉडर क्रॉप्स है वो हम लगाते हैं। इसी तरह जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसमें डाइवर्सिटी है, एप्पल से लेके हम स्टोन फ्रूट्स लगाते हैं, लेकिन हर एक चीज में अलग अलग साइंटिफिक इंटरवेंशंस की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की जरूरत है वो है अवेयरनेस अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जैसे स्टेक होल्डर्स हमारा सबसे पहला फार्मर है जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, जो इस चीज का असर उसकी इकोनॉमिक्स पे भी है, उसकी लाइवलीहुड पे भी है और हमारे ओवरऑल सोसाइटी पे है। दूसरा है कि जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर है, और फिर पॉलिसी लेवल पे जो हमारे स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट है, यानी कि तीनों लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड डेवलप इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, ताकि इस चीज से हम निपट सके। इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात है, जिसमें नई वेराइटीज है, जो अडेप्टेड वेराइटीज है, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है टॉलरेंस है,
वो वैरायटीज हमें ज्यादा से ज्यादा उनका सीड प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा और हमें वो दस्तयाब करनी पड़ेगी अपने फार्मर्स के लिए, ताकि वो जो है क्लाइमेट, ये जो ड्राउट कंडीशंस है उसका जो है उन पे बहुत कम असर हो और उससे हमें जो इकोनॉमिक लॉस आने वाले टाइम पे उसका फायदा भी हो। बिल्कुल जनाब सरताज अहमद साहब, मैं आपसे समझूंगा, क्या जो चीजें अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी इस चीज को समझूंगा कि क्या वाकई हमने देर कर दी है जम्मू कश्मीर के बदलाव को समझने में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं इसे मरहम पट्टी करके दुरुस्त की जा सकती है? कोई देर हमने नहीं की। आज तक हमारे पास अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हमारी चॉइस थी क्रॉप बनाने की, वेदर हम पैडी में जाते या कहीं और। हालांकि कहीं बहुत सारा कन्वर्शन हो गया है पैडी का हॉर्टिकल्चरल लैंड में, तो हमारे पास अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज थे, अवेलेबल सप्लाई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है गौर खोज करने के लिए कि हम अल्टरनेट क्रॉप्स करें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, ताकि हम ये जो नया बदलाव आया है क्लाइमेट में, हमारी शॉर्टेज हो गई है वाटर की, इससे हम निपट सकते हैं। बिल्कुल सरताज साहब, अभी लगातार हमारी टीम भी ये कोशिश कर रही है और आप जैसे एक्सपर्ट से बात भी कर रही है इस सिलसिले में, क्योंकि सियासत एक अलग मौजू है और वो चीजें चलती रहेंगी, उसमें बदलाव होते रहेंगे, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर सभी की तवज्जो दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि ये एक पूरा सीरीज चल रहा है। मैं आपसे ये समझूंगा कि ये तमाम तर चीजें जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, पानी की क्वालिटी, पीने की आपने जो बात की, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे एक बड़ा कहीं न कहीं कई एक्सपर्ट्स ने बताया भी कि खाद्य पदार्थ या इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासतौर पे पीने का पानी या जिंदगी जो पानी के अंदर रहती है उसके ऊपर। तो क्या इन तमाम तर चीजों के हवाले से डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है? बिल्कुल जी, जो so far as these chemical fertilizers are concerned और जो chemicals, जो pesticides and insecticides are sprayed on different fruits and crops, तो इस चीज को कम करने के लिए हमारा जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान है, इसमें एक प्रोजेक्ट रखा गया है कि मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक सेपरेट यूनिवर्सिटी को दिया गया है वो, ताकि कम से कम पेस्टिसाइड्स की यूज हो जाए, एक वो। दूसरा, हमारा ऑर्गेनिक प्रोग्राम चल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को अंडर ऑर्गेनिक ही ला रहे हैं, ताकि जो केमिकल्स हैं और ये जो फर्टिलाइजर्स की जो आप बात कर रहे हैं इनका इस्तेमाल कम से कम हो, विद द रिजल्ट हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज का या सॉइल का, वो ना हो जाए। खैर, ये चीजें भी हमने देखी कि जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों को अलग अलग स्टेट में भी भेजा जा रहा है, उसके ताल्लुक से भी आपसे पूछेंगे। रऊफ टोरम्बू साहब, एडवेंचर टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है और इसमें नौजवानों की का शौक बहुत ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगह है जो ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है, लेकिन फिलहाल उसकी तामीर और तरक्की तो दूर, लेकिन कहीं न कहीं ये तमाम तर चीजें लोगों की नजरों से ओझल है। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसी एडवेंचर की जो जगह है वो कम पड़ गई है, या फिर मौसमी तब्दीलियों का असर इन इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग कम जा रहे हैं इस सेक्टर में? देखिए, जहाँ तक एडवेंचर का सवाल है, मैंने पहले ही कहा इसका जो डायरेक्ट अमल दखल है वो यहाँ के मौसम से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे इस बार स्नो की कमी की वजह से हमारे विंटर गेम्स नहीं हो पा रहे हैं, एथलीट्स नहीं आ रहे हैं, वो कैंसिल हो गए हैं। और दूसरी बात जो है, पानी एक बहुत ही अहम चीज़ है एडवेंचर टूरिज्म के लिए। जो आबी खेलें खेली जाती है वो भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी एक राफ्टिंग एक्टिविटी है जो सिंध नाले में भी होती है, हमारे गुरेज में भी होती है, हमारे पहलगाम लेदर नाले में भी होती है, और उसमें बहुत से ऐसे नौजवान जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सही फरमाया कि ये जो एडवेंचर है ये डायरेक्टली यूथ के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूथ ही इसमें स्टार्टअप्स लेते हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर टूरिज्म में आने के लिए। अब जब पानी की कमी होगी तो इस बार हमें बहुत डर महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे नदी नाले में उतना पानी नहीं है जो राफ्टिंग के लिए मौजूद है अभी आज के दिन की बात जब हम करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह मियां हम पे मेहरबान रहा तो और भी बर्फबारी होगी जो पहाड़ों पे बहुत टाइम तक रहती है, तकरीबन जून जुलाई तक वो जमती है वहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि ये जो एक खेल है, एक सयाहों के लिए एक एक्टिविटी है, वो चलती रहती है। तो
आपने सही फरमाया, क्योंकि ये नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है एक सेगमेंट है, तो इसमें हमें हर एक तरीके से ये जो पैटर्न्स हैं हमारे वेदर के, ये सही सलामत रहने चाहिए, तब जाके जो पहाड़ों में सब्ज़ाज़ार हैं वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हज़ारों लोग सालों में, अगर खुशक साली रही तो वहाँ पर तो पानी की भी एक किल्लत होगी, और दूसरे ये पौधों जो हमारे फ्लोरा एंड फाना है वहाँ का, वो देखने के लिए आते हैं लोग, वो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो दरअसल इसमें पूरी जो हमारी जो यहाँ पर और भी हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयान किया है, हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा इसको, ये वजह क्या है। अगर ये हमारी ह्यूमन एरर है, अगर हमारी वजह से ये एक परेशानी है, इसको कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सालों में अगर ऐसा ही रहा ये ऐसे ही चेंजेस होते रहे मौसम के हिसाब से, तो बहुत परेशानी होगी लोगों को हर बिल्कुल। और ये यही वजह है कि हम इस सीरीज को चला रहे हैं, ताकि लोग समझें ना समझें, कम से कम हमारे बाप दादाओं ने जिस कुदरती वसाइल को ज़खायर को संभाल करके रखा था, हम भी उसे संभाल करके रखें और आने वाली नस्ल को भी इस तरह का पैगाम मिले। प्रोफेसर अशफाक, मैं आपसे समझूंगा, दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे हमने देखा था क्लाइमेट चेंज का असर, क्या उन तमाम तर मुल्कों में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले, और क्या वो तमाम तर चीजें जम्मू कश्मीर में अप्लाई की जा सकती है? देखिए, क्योंकि जो हमारे मुल्क और हमारी रियासत से बाहर के जो ममालिक हैं वो हमसे आगे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट तो है ही। पॉजिटिव इफेक्ट इस हिसाब से है कि जैसे कि जो क्रॉप्स हम इस आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले नहीं उगा सकते थे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, हायर टेम्परेचर की वजह से, जहाँ हमारा टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री हमारा समर में होता था, वो आज खींच के 35 36 तक आ गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नए नए क्रॉप्स है, जैसे क्योंकि हमारा जो कश्मीर है इट इज ए टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ पे हमारे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो मौसमी जो उनका जो है कोल्ड है, यानी कि ठंडी जो है उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि अब कुछ नए क्रॉप, जैसे यहाँ पे स्पोरेडिक कल्टीवेशन अब लेमन की भी लोग करने लगे हैं, पहले हम नहीं देखते थे। ऑरेंज के ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हम यहाँ पे देखते हैं जो नहीं हो पाते थे। इसी तरह जो मिलेट्स है, मिलेट्स जो कंट्री वाइज ग्रो होते हैं, तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने और कृषि विज्ञान केंद्र के नेटवर्क्स ने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा नेशनल मिलेट प्रोग्राम है उसको पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि नए मिलेट जो है वो हम बिकॉज ऑफ दिस चेंज के ड्राउट कंडीशंस और इरेटिक रेनफॉल और बिकॉज ऑफ नो रेनफॉल, हम वो नई क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, जिसमें ये सलाहियत है कि वो कम मॉइस्चर पे ग्रो करे और हमें नया एक प्रोडक्ट दे दे, नया एक क्रॉप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि लोगों को जो नई नई टेक्नोलॉजीज का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जो हम पहले हमारे फार्मर्स नहीं मानते थे उसको अडॉप्ट करना, इसको हमें डेंसिटी ऑर्चर्डिंग के लिए जो है वो करना ही करना पड़ेगा, जैसा हम ट्रेडिशनल ऑर्चर्डिंग में नहीं करते थे। इसी तरह जो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज नई नई है जो हमें अवेलेबल है साइंटिफिक लेवल पे, जो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है, वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है या वाटर हार्वेस्टिंग जो है सिस्टम्स है, उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे नए अगर मान लेते हैं कि अगर यही सिचुएशन रही, खुदा ना करे, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझूंगा कि अगर ये सिचुएशन रही तो जम्मू कश्मीर में जो क्रॉप है, बीज है, क्या उसमें इस मौसमी तब्दीली क्लाइमेट चेंज को झेलने की ताकत है, या उस पर कोई रिसर्च चल रही है इस हवाले से? देखिए, जैसा कि आमिर साहब मैंने पहले ही अर्ज किया कि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बहुत काम किया है डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज। हमारे पास क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज को इसका चैलेंज लेने के लिए हमारे पास बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है।
with development of climate resilient varieties. उसमें राइस से लेके मेज में क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज हमने बनाई, वेजिटेबल्स में बना रहे हैं, और उसी का बीज हम कोशिश कर रहे हैं कि लार्ज स्केल पे वो हम डेवलप करें और इस चैलेंज को, ताकि इस चैलेंज को हम ये कर सके। दूसरा है कि जो नई टेक जैसे कंजर्वेशन मेजर्स है, जैसे हमारा दान है, राइस है, उसमें नई जो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज है, जिसको हम जैसे मैं यहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजी का बताऊं, SRI टेक्नोलॉजी है, तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम पानी को इस्तेमाल करके हम राइस कल्टीवेशन फिर भी जारी रख सके। इसी तरह के क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वैरायटीज पे काम हो रहा है। बहुत सारे जो वैरायटीज है जो ड्राउट के लिए बेहतर है, उस पे नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी बहुत चल रही है। यानी हाँ ठीक है, इनकी बारीकियां इस वजह से मैंने पूछी ताकि ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है और शायद इन तमाम तर चीजों में भी हमें गौर करना होगा। सरताज साहब, मैं आपसे समझूंगा, हालांकि इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कोशिशें हो रही है क्लाइमेट चेंज को संभालने के लिए, क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की जानिब से इस सेक्टर में खास तौर पे इन बदलाव को देखते हुए, हाल फिलहाल में सुखबुगाहट तो हम देख पा रहे हैं और हमने जिक्र भी किया, लेकिन क्या इस 10 साल के बीच में कोशिशें हुई हैं और आने वाले टाइम पे और कितनी कोशिशों की जरूरत आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कोशिशें हो गई है। पिछला जो हमारा ये जो मैं कह रहा था कि होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान है, उसमें कम से कम 4 प्रोजेक्ट्स इसी बेस पे बनाए गए थे जो क्लाइमेट रिलेटेड हैं, कि हमारा अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस स्ट्रेटजी को कैसे हम अडॉप्ट करेंगे ताकि असर कम से कम मिले। एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ दीज मिलेट्स एंड न्यूट्री सीरियल्स, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 1000 हेक्टेयर पे हम इस साल करने जा रहे हैं मिलेट्स, जो हमारा प्लान है, और अगर कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ा तो और भी ज्यादा एरिया पे ये ग्रो होगा। इनमें एक नंबर। दूसरा कि जो अल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम्स है, जिसमें से ज्यादा जोर दिया गया है जो ऑर्गेनिक्स पे ही, ताकि जो जब ऑर्गेनिक्स अप्लाई किए जाते हैं सॉइल में तो नेचुरली मॉइस्चर कंजर्वेशन ज्यादा रह जाती है। और तीसरा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। जब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं सो फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। तो ये जहन में ऑलरेडी था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, जब ये प्लान बनाया गया था। जो हमारे आजकल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डुल्लू साहब, जब ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे तो इन चीजों को पहले ही जहन में रखा गया था और ये प्लान्स बनाए गए थे। सरदार साहब, बीच में मैं, हालांकि इसे पर्सनली नहीं लीजिएगा, मैं इस चीज को इस वजह से भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने इस सिलसिले में भी पूछा। कहा जाता है कि सेंटर की जानिब से, स्टेट की जानिब से एक बड़ा बजट दिया जाता है लेकिन डिपार्टमेंट से आगे बढ़ नहीं पाता, किसानों तक नहीं पहुंच पाता। इस सिलसिले में भी हमें प्लीज आगाह करें। जितना भी पैसा हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है, चाहे वो RKVY हो, मिड हो या कोई और स्कीम हो, या स्टेट का अपना होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हो, तो ये सारे का सारा ऑनलाइन सिस्टम में चला जाता है। एक पोर्टल होता है ऑनलाइन सिस्टम, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब फार्मर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद एक DLC कमेटी बैठती है ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर की सदारत में, तो मैक्सिमम जो पैसा जाता है वो DBT जाता है, तो फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट जाता है। PM किसान का पैसा होता है, दिल्ली से ही रिलीज होता है, सीधे फार्मर्स के अकाउंट में जाता है, तो डिपार्टमेंट से ये पैसा रोकने का सवाल ही कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जाहिर है कि बेसलेस चीजें हैं ये सारी चीजें। जनाब रऊफ ट्रम्बो साहब, जो चीजें हमने इससे पहले भी आपसे जानी है, उन तमाम तर चीजों को देख करके मैं आपसे समझूंगा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में आम लोगों की तरफ से, सयाहों की तरफ से या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कमियां आपको नजर आ रही है और क्या मशवरा रहेगा आपको इन तमाम तर कमियों को दूर करने के लिए? देखिए, ये इसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल होनी चाहिए जी। गवर्नमेंट पे भी हम पूरे ब्लेम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनका जो मैंडेट है वो वक्तन फौक्तन उसको पूरा करते ही रहते हैं और लोगों तक जानकारी भी लाते हैं। लेकिन
एक चीज़ जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो एक जामिया प्रोग्राम इसमें मुरतब करना पड़ेगा हमें, जिसमें हर एक स्टेक होल्डर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बात तो ज़्यादा चल रही है हमारी क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रहे हैं, से पूरी हमारी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। तो जो भी ज़िंदगी का हर एक शोबा जो है उसके साथ एकजुट होके हमें सबसे पहले जो मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिक अवेयरनेस। वो बहुत कम है। हाँ, हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं लेकिन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे बहुत काफ़ी साल पहले यहाँ 2009-2010 में हमारा कम्प्लीटली हमारी रियासत में यूटी में पॉलीथीन बैन हो चुका था, और पॉलीथीन बैन आजकल के टाइम में भी इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन आवर कंट्री जहाँ पर पॉलीथीन बैन है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट जो उसको नहीं किया जा रहा है सरकारी तौर पे वो कम है, और उसके साथ साथ इसके मुज़िर असरात कितने हैं हम पे, हमारी सोसाइटी पे, उसकी अवेयरनेस भी उतनी अच्छी खासी नहीं है। लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर उनको बार बार कहा जाएगा कि हाँ ये चीज़ बैन है ऑलरेडी, ये मुज़िर है, इसको कट कीजिए, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरी जो चीज़ है इसके साथ है हमारी जो जितनी भी ये है टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं हमारी अक्रॉस, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही फुकदान है, वो उसको एड्रेस करना है हमें, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। हिमालयी खता जो है ये बहुत फ्रेजाइल है हर एक लिहाज से। तो इन चीज़ों की तरफ भी हमें ध्यान देना है, और जो हमसे बन पाएगा किसी भी फर्द बशर से, इसको एकजुट होकर हमें उन चीज़ों को नकारना है जो हमारे लिए मुज़िर साबित हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो जब तक हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे बहुत कम इसमें पेशरफ्त होगी सुधार की। तो हर एक को अपने कंट्रीब्यूट करना है इसमें माहौल माहौलियाती तब्दीली का असर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब जनाब ट्रम्बो साहब ने ही एक मरतबा कहा था कि पहाड़ों में भी घूमिए, वहां पे आपको कुछ मिले न मिले पॉलीथीन, प्लास्टिक या इस तरह की चीजें जरूर मिलती है। और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर है वहां पे आवारा कुत्तों का एक बहुत बड़ा दहशत रहता है, शायद इन्हीं तमाम तर चीजों की वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी की वजह से। प्रोफेसर अशफाक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी फिलहाल जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगह पे, जैसे आज की बारिश और बर्फबारी के ऊपर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चिल्लाएं कला गुजर गया, चिल्लाएं खुर्द गुजर गया, चिल्लाएं बच्चा का दौर शुरू हो रहा है। मैं आपसे समझूंगा कि क्या ये बर्फबारी और बारिश उम्मीद की किरण है या आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत है? और क्योंकि इसका अगर कोई तोड़ है तो आप बताइएगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि कुदरती तौर पे हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या बारिश के इस ये जो तवाजुन बैलेंस जो बिगड़ा है इसे बेहतर करने के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, जो ये तवाजुन बिगड़ा है, मैंने सबसे पहले अर्ज किया कि इसके बहुत सारे वजूहत है, लेकिन सबसे मेन रीजन इसका है जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो पिछले 20, 30, 40 साल में बहुत डिप्लीट हो गया है। मतलब उसकी बहुत सारी वजूहत है। जो यहाँ के हालात थे उनकी वजह से जो हमारे जंगलों पे पूरे हालात का असर पड़ा, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ जो हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर हमारा बहुत कम हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है। और उसके बाद जो बाकी माहौलियाती तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से जो ये क्लाइमेट चेंज हो रही है वो भी एक वजह है। लेकिन क्योंकि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, माहौलियाती तब्दीली है, ये धीरे धीरे हमें वार्निंग सिग्नल्स देती है। लेकिन अगर हमारे पास वो साधन नहीं होंगे, वो वसाइल नहीं होंगे कि इन सिग्नल्स को हम आइडेंटिफाई करके फ्यूचर के लिए तैयारी करें, तो हम यही कहेंगे कि शायद हम एक नींद में पड़े हैं और हमारे दरवाजे पे एक दस्तक कोई दे रहा है, आप जागो और इसके लिए आप नया एक प्लान बनाओ ताकि अगले 10 साल 20 साल के लिए आप जो तब्दीली इस वजह से जो चेंज हो गई है, चाहे वो ग्लोबली हो, नेशनली हो या स्टेट लेवल पे हो, चेंज है। और ये चेंज एक रियलिटी है। ये चेंज हम एक साल में चेंज नहीं कर सकते अगर ऊपर वाले का करम ना हो, नेचर का करम ना हो कि भारी मिकदार में बारिशें हो, प्रॉपर टाइम पे बारिश हो, बर्फ हो, और वो बर्फ हमारे जो ग्लेशियर्स है जो डिप्लीट हो रहे हैं, जो हमारे जो ग्लेशियर कवर है वो पिछले 10-20 साल में इतना डिप्लीट हो गया है कि आज एक ग्लेशियर 10-10 किलोमीटर पीछे
खिसक गया है। तो हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर रामशु साहब है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम हुआ है इसके लिए कि क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या है और उसको हम जो वार्निंग सिग्नल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हम क्या लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें हैं कि सबको मिल बैठ के यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे सबको एक टेबल पे आना है, फार्मर्स को लेके जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स है, हमारी सोसाइटी के लोग जो इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है, चाहे वो टूरिज्म के जरिए हो या डायरेक्ट फार्मिंग के जरिए हो। और फार्मिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसका एक स्पिनिंग इफेक्ट बाकी सेक्टर्स पे है। जैसा अगर हम ठोस बात करेंगे एग्रीकल्चर, जब हम फार्मिंग की बात करते हैं हमारे जहन में शायद एक ही चीज आती है कि ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड है, लेकिन इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट हमारा क्या है कि हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी है, हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, हमारा जो भी वाबस्ता इसके साथ अलाइड सेक्टर्स है, वो इंडस्ट्री लेवल पे हो, फूड प्रोसेसिंग लेवल पे हो या जो हमारी प्रोडक्शन लेवल पे हो, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर अशफाक, चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछूंगा इसी सिलसिले में कि अब जो हमारा वाटर बॉडी है, जो हमारे पास लेक हैं या फिर नदियां हैं, हालांकि डल झील उस शक्ल में नहीं है, झेलम उस शक्ल में नहीं है जो हमने फिल्मों में देखा, रियलिटी में कुछ और नजर आती है फिलहाल, और तिजारत वगैरह इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। मैं आपसे समझूंगा कि पानी का जो पूरा सिस्टम है इसे हम फिर से जिंदा करने के लिए दोबारा कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के इंतजामिया या आम लोगों की सतह पे? देखिए वो जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, वो एक प्रायोरिटी बननी चाहिए हमारे स्टेट कि क्या है जो साइंटिफिक लेवल पे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की जरूरत है। सबसे पहली बात वो है। दूसरा है कि कैसे हम अपने जो आबी जखीरे हैं उनको कैसे हम रिप्लेनिश करें। फॉरेस्ट कवर जहां हमारा खत्म होता है वहां से लेके बराबर अब हमारे नदी नालों तक या हमारे झीलों तक, वो ऐसे नई चीजें, ऐसे नए रिजर्वायर्स जिनसे हमारा जो है ग्राउंड वाटर लेवल वो इम्प्रूव हो और हमारे जो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, चाहे वो जो है लो कॉस्ट लेवल के हो या हाई कॉस्ट लेवल के हो, चैनलाइज करने की जरूरत है। और हमारा जो पानी ये जाया हो रहा है, जो हमारा कैनाल वाटर है और जो हमारा झीलों में और जो हमारी नदियों में जो पानी है उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये करने की जरूरत। दूसरा, जो हम पानी को बेतहाशा उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारा पीने का पानी जो हम यहाँ पे है देखते हैं कि लोग बेतहाशा उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसमें अवेयरनेस करने की जरूरत है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो या सोशल जो भी NGOs है गवर्नमेंट लेवल पे जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, कॉलेजेस लेवल पे है, वो भी अवेयरनेस करने की जरूरत है, ताकि जो हम पानी जो हम बचा सकते हैं बेतहाशा इस्तेमाल होने से, जो हम पानी को बचा सकते हैं उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पे है कि जो हमें इरिगेशन पानी चाहिए, जो हमारा सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि जो पानी हमारा जो सीवरेज और जो हमारा उस सिस्टम में जाता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करके एक इरिगेशन सिस्टम में हम लाने की जो है सलाहियत पैदा करें, ताकि जो पीने के पानी पे हमारा दबाव है कश्मीर में या JNK में है वो थोड़ा सा कम होके इरिगेशन के लिए हम जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए जो है वो जो फुजला जो सीवरेज का जो है पानी होता है उसको हम क्लीन करके इरिगेशन सिस्टम में ला सके। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो लेकिन हमें प्लान बने हुए हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक प्लान, जैसे हमारा अभी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में जो चल रहा है पॉलिसी एग्रीकल्चर प्लान, इसी तरह हमें वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए एक हॉलिस्टिक प्लान बनाने की जरूरत है, जिसमें सारे जो डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टली वाबस्ता है या जो इनडायरेक्टली वाबस्ता है उनको जोड़ने, वो सब इसमें जोड़े। बिल्कुल जुड़ने की
बिल्कुल, जो चीजें आपने बताई यकीनन ये सारी चीजें अब आप जैसे लोगों की तरफ से हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसमें सरकार, इंतजामिया आगे बढ़ करके इस चीज को कैसे लेती है और कैसे इन तमाम तर चीजों को समझती है। होकर सर और शाला बुक से एक, या इन दोनों में से किसी से एक रिपोर्ट सामने आ रही थी वेटलैंड की कि 20 साल के बाद नदरू वगैरह पैदा किया। सरताज साहब, मैं आपसे समझूंगा कि क्या ये सारी चीजें वेटलैंड वगैरह को दोबारा जिंदा करना, पानी के जखायर को दोबारा यूज करने के लायक बनाना, बताया जाता है कि डल झील में सिक्का उछालने के बाद जमीन तक पहुंचता था, नजर आता था। मैं आपसे पूछूंगा कि इन तमाम तर चीजों के लिए क्या सरकार की जो कोशिशें हैं वो काफी हैं या आम लोग भी इसमें कुछ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कहां करें। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं हो सकता है, लोगों को भी इस पे काम करने की जरूरत है। तो जैसे कैचमेंट एरिया जो डल का है, उस सारे को पहले ट्रीट करना पड़ेगा ताकि जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के जरिए जो इरोजन हो रहा है हमारा वो रुक जाए। और नंबर 1, नंबर 2, प्लांटेशन उस सारे बेल्ट में लगनी चाहिए नीचे तक। फिर लोगों का उसका जो तरीका है उसके साथ इस वक्त वो इस टाइप का रवैया नहीं होना चाहिए। फुसला वहां गिरता है या बाकी चीजें गिरती हैं, तो इन चीजों की वजह से डल झील का जो पानी था वो पहले साफ था। आजकल आप जो कह रहे हैं सही बात है कि उस मयार का नहीं है जैसा होना चाहिए था। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि इन तमाम तर चीजों के लिए जो कोशिशें हैं, इसी वजह से आप जैसे एक्सपर्ट से हम बात भी कर रहे हैं ताकि इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकें। रऊफ टंडू साहब, मैं आपसे एक चीज समझूंगा, जैसे आपने इससे पहले कहा था कि रोजगार पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं। इन तमाम तर चीजों से जुड़े हुए जो लोग थे उनका जॉब जा रहा है, उनका काम जा रहा है, रोजी रोटी खत्म हो रही है। मैं आपसे समझूंगा कि आम लोगों को और ऐसे लोगों को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को जन्नत नजीर बनाने वाले लोगों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, मेरा यही गुजारिश होगी, पैगाम क्या मैं दे सकता हूँ, हम सब लोग माशाअल्लाह समझने वाले लोग हैं। एक ही गुजारिश मैं कर सकता हूँ कि जो हम माहौलियात को बचाने के बदले उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे बल्कि ज़ाकी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें दूर रहना चाहिए और मिलजुल के हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि हम एक ऐसे खत्ते में रहते हैं जो बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर थोड़ा मामूली से भी इसको तवाज़ुन बिगड़ जाएगा कहीं से भी, तो हमारी ज़िंदगी पर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से असर पड़ने वाला है, चाहे वो रोज़गार है हमारा या रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अब ये नहीं है कि रोटी रोजी कमाने के लिए हम कम भी खा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी एक इस चीज़ की तरफ ध्यान देना, ये हमारे सेहतों पर भी असरअंदाज हो सकता है। अगर वो गया तब समझो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएंगे, तो इसकी तरफ हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। इस खत्े को बचाना है, जो उसकी डिमांड्स हैं एनवायरमेंटली उनको हमें बहाल करना चाहिए। यहाँ पर वाटर बॉडीज़ की बात उठी, जो वाटर बॉडीज़ हमने खुद श्रिंक की है और उसके लैंड पे हमने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, ये भी तो हमारी देन एक है। अगर इसकी वजह से अब माहौलियात बिगड़ रहा है तो वो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो आजकल के टाइम में हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चाहे ज़िंदगी का कोई भी फ़र्द हो, किसी की चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब का दारमदार, हमारी ज़िंदगी का, हमारी आने वाली नस्लों का दारमदार, हमारी प्रोजेनीज का दारमदार बस इस एक बात पे है कि हम इस चीज़ को आज ही सोचे समझे कि हमें इस माहौल को बचाना है, माहौलियाती तवाज़ुन न बिगड़ने देना है और जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, इसको उसी फॉर्म में रखना है। इसके साथ कोई हमें फिडल नहीं करना है, एक अहद करना है हमें इस चीज़ के लिए, तब जाके हम आगे जा सकते हैं और हर एक चीज़ अपनी जगह पे होगा। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि आज खास तौर पे एग्रीकल्चर और एडवेंचर टूरिज्म से हमने उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जाना और पानी वगैरह, वाटर कंजर्वेशन में किस तरीके से तब्दीलियां की जा सकती है। देखिए, सरकार और इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए, वो इन तमाम तर चीज़ों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सवाल ये कि हम अपना किरदार कितना अदा कर पा रहे हैं, और यही चीज़ें हमने आप सभी हजरात से सीखने की कोशिश की ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएँ। प्रोफेसर अशफाक आबिद साहब, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और सरताज अहमद शाह साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जनाब रऊफ ट्रम्बो साहब अपनी कीमती मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा इस मालूमात को हम आगे बढ़ाएंगे और आप जैसे लोगों से, एक्सपर्ट से मजीद सीख करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर जन्नत नज़ीर रहे।